हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि डेटा माइनिंग क्या होता है, कैसे होता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस हम लोग करते हैं और वो डेटा माइनिंग का इस्तेमाल कैसे होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो डेटा माइनिंग हमने किया है उसका एप्लीकेशन यानी उसका यूज़ कैसे होता है। आपको ये वीडियो देखने के बाद शायद डेटा माइनिंग का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स सी। देखिए, दो टैबुलर फॉर्म बनाया हमने, एक एप्लीकेशन का टैब बनाया है और दूसरा डिस्क्रिप्शन का। एप्लीकेशन में देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर चर्न, फ्रॉड डिटेक्शन, डायरेक्ट मार्केटिंग, मार्केट बेस्ड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, साइंस और ऐसे कुछ एप्लीकेशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। कॉमन डेटा माइनिंग एप्लीकेशन जो नॉर्मली हम लोग डेटाबेस लेने के बाद करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। ये क्या कहता है? इट आइडेंटिफाइज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर्स हु बाइज द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी। क्या होता है, हम लोग कभी कभी कुछ जगहों से या कुछ कंपनी से एक ही प्रोडक्ट बार बार लेते रहते हैं, राइट? अभी इन्होंने कंपनी बोला है, मैं आपको एक शॉप बोलता हूँ या फिर कोई पर्टिकुलर जगह बोलता हूँ। देखिए, हम लोग एक पर्टिकुलर शॉप में जाते हैं, वहां पे हमें पता है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चॉकलेट या फिर डार्क चॉकलेट हमें मिलता है और वो ही शॉप में मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे लिखा है, मैं पर्टिकुलर शॉप बोल रहा हूँ। तो उनका जब मार्केट सेगमेंटेशन होगा तो उनको पता चलेगा कि कुछ नंबर ऑफ लोग जो है सिर्फ ये कैडबरी लेने के लिए आते हैं, डार्क चॉकलेट या फिर डार्क चॉकलेट कैडबरी। ठीक है, उनके हिसाब से ये सेगमेंटेशन हो जाता है, जो सेम प्रोडक्ट लेने के लिए हमेशा आता है, बाकी के प्रोडक्ट शायद वो कहीं और से लेते होंगे। सेकंड, कस्टमर चर्न। ये क्या प्रेडिक्ट करता है? दिस प्रेडिक्ट्स विच कस्टमर्स आर लाइकली टू लीव योर कंपनी एंड गो टू अ कॉम्पिटिटर। देखिए, अगर उस एरिया में आप ही डार्क कैडबरी या फिर डार्क चॉकलेट कैडबरी सेल करने वाले हो तो आपको कस्टमर चर्न भी याद रखना है। अगर किसी और ने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर सेल करना चालू किया तो उसके बाद से शायद वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। मे बी रीजंस क्या होंगे? आपका शॉप उनके घर से दूर है, उनके बिल्डिंग के नीचे ही कोई शॉप है, एरिया में ही कोई शॉप है। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटर आपका बनेगा उसके पास भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर के लिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि वॉशिंग मशीन है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है। हम उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। एलजी का वॉशिंग मशीन है एंड वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है। दोनों में सेम फंक्शनैलिटी है, बट एलजी में क्या है, उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी दिया है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला एक्सटेंडेड वारंटी लोगों को पसंद है? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, आप प्राइस कितना भी लो बट हमारी जो सर्विस है, कस्टमर सर्विस है, वो ज्यादा टाइम तक रखो। बिकॉज मशीन जो है, आप 1-2 साल का हमें गारंटी वारंटी देते हो, मशीन 5 से 6 साल चलती है, बट उसके बाद क्या? तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, एलजी के एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड वारंटी दिया जो 5 से 6 साल का है। ठीक है, 5 साल आपके लिए गारंटी है और छठा साल जो है वारंटी। वारंटी मतलब आपको उसका सर्विस मिलेगा, लेकिन उस सर्विस का आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा बट वो भी आपके खुद के कॉस्ट में। गारंटी मतलब कंपनी खुद आपको वो रिप्लेस करके देगी अपने कॉस्ट में, राइट? तो उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया कि कॉम्पिटिटर कौन है, उनका कैसे काम कर रहा है, और उस हिसाब से आपको वो कस्टमर को चर्न करना है और उसके हिसाब से कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। नेक्स्ट, फ्रॉड डिटेक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है विच ट्रांजैक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू बी फ्रॉडुलेंट। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो फ्रॉडुलेंट हो सकता है? फॉर एग्जांपल, कोई एक कस्टमर है जो पिछले महीने में 3-4 बार आपके शॉप में आ चुके हैं, लेकिन आपके पास उसका कोई अता पता नहीं है और उसने एक दिन 1000 रुपए उधार रखे। पता नहीं अगली बार आया नहीं, 2 महीने हो गए आया नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं, नंबर दिया होगा उन्होंने बट वो नंबर लग नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो ट्रेंड है, उस हिसाब से आप लोग क्या करते हो, नो क्रेडिट नो उधार, आज नगद कल उधार, राइट? ये आप पैटर्न चालू करते हो। ये कैसे पता चला? आपने जो है डेटा माइन किया, आपके साथ ऐसे 3-4 बार हुआ है या बहुत बार हुआ है, राइट? तो इस वजह से आपने वो फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया कि ऐसे लोगों के साथ हमें डील नहीं करना जो कंटिन्यूअसली आते हैं फिर उधार मांगते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग आइडेंटिफाइज विच प्रोस्पेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन अ मेलिंग लिस्ट टू ऑब्टेन द हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट। देखिए, साड़ी का शॉप है आपका और आप सारे मर्दों को या मेल्स को मेल या फिर वो पर्टिकुलर जेंडर को मेल कर रहे हो जो शायद इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। 100 लोगों को मेल करोगे,
एक दो दिलदार लोग हैं जो खुद से सरप्राइज के नाम पे या फिर वो घर पे दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न आया है, लेना चाहोगे नहीं चाहोगे, लेकिन बहुत सारे जो मेल है वो नहीं दिखाएंगे या फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे और आपका पूरा ईमेल या मैसेज नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है और ये प्रोस्पेक्ट जो है आपको आइडेंटिफाई करना है डेटा माइनिंग करके कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादा हमारे सेल्स करेंगे या फिर हमें ये जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं हम लोग उसमें ज़्यादा टर्न अप होंगे, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कस्टमर बन जाएंगे। अब ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन है? ये वो कस्टमर है जो टारगेटेड है हमारे लिए, जिन्होंने अभी तक हमारे पास कुछ परचेज नहीं किया है, ठीक है? तो उनको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टेड, जिनको लेना है, विलिंग टू बाय है, बट अभी तक उन्होंने बाय नहीं किया है हमारे यहाँ पे। Then market-based analysis, understand what products or services are commonly purchased together. मार्केट बेस एनालाइज करना है। देखिए बच्चे लोग का जो है टी शर्ट और जीन्स आप खरीदते हो, लेकिन क्या उसके साथ वो कैप भी खरीदते हैं? क्या उसके साथ वो मॉनसून सीजन का मैचिंग मैचिंग अम्ब्रेला भी खरीदते हैं या फिर उनका जो रेनकोट है वो भी खरीदते हैं? तो आपको समझना है प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो कॉमनली परचेज करते हैं, एक बार आते हैं और परचेज करके लेके जाते हैं दो तीन अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स। तो मार्केट बेस्ड एनालिसिस होना चाहिए। देन ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है? इट रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन टिपिकल कस्टमर दिस मंथ वर्सेस लास्ट मंथ। मतलब देखिए, पहले गर्मी का सीजन था तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कस्टमर आए, अब सर्दी या फिर बारिश का सीजन चालू हुआ है, ठंडी का सीजन, तो अलग टाइप ऑफ कस्टमर्स आए। ये फेस्टिवल में भी हो सकता है, कोई सीजन में भी हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर ऐसा हवा चलता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है बहुत ट्रेंडिंग में है, कुछ समय तक चला और उसके बाद बंद हो गया, राइट? तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि टिपिकली लास्ट मंथ कैसे कस्टमर आए थे और ये मंथ कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से या फिर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। साइंस को भी वो अप्लाई करता है, जैसे सिमुलेट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, विजुअलाइज क्वांटम फिजिक्स। डेटा माइनिंग जो है इट इज न्यूक्लियर टू इक्वल टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोड होता है वैसे डेटा माइनिंग में भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर होंगे। विजुअलाइज करता है क्वांटम फिजिक्स को, वैसे ही आपके जो डेटा है उसको प्रेडिक्ट करता है और विजुअलाइज करने के लिए आपको बहुत मदद करता है। एंटरटेनमेंट मॉडल्स कस्टमर फ्लो इन थीम पार्क्स, एनालाइज सेफ्टी ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स राइड्स, ठीक है? ये क्या करता है? मॉडल्स कस्टमर फ्लो जो है उसको देखता है और उसका जो मॉडल है वो बनाता है। समझिए बारिश के टाइम पे बहुत कम कस्टमर आते हैं थीम पार्क्स में या अम्यूजमेंट पार्क्स में, तब हमें कैसे काम करना है। गर्मियों के मौसम में छुट्टियों के टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो कस्टमर का फ्लो जो है, उनका जो मॉडल है, उनका जो टाइप है, उनका जो नंबर है वो चेंज होते जाते रहता है। उस हिसाब से हमें कैसे बिजनेस करना है वो डेटा माइनिंग से पता चलता है। इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर, it predicts which customer will buy new policies, identifies behavior patterns that increases insurance risk, spot fraudulent claims। देखिए, जब आप अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट को मिलोगे तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं। पहले रिलेटिव्स का लिस्ट बनाते हैं, फिर दोस्तों का, फिर अननोन का, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें कस्टमर्स कौन है जो एक्चुअली सही में बाय करेंगे। अगर समझो मैं आपको बोलूँ कि इंस्टाग्राम में जाइए insure.health, ये एक पेज है, वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कीजिए या फिर पूछिए कि कोरोना के लिए क्या पॉलिसीज है, या फिर कोरोना के लिए पॉलिसी लेना ज़रूरी है, या फिर हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है कि नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, जनरली हम लोग यंग है, किसी को कुछ नहीं होगा जब तक एक पर्टिकुलर एज नहीं आ जाता। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है? जितना जल्दी आप पॉलिसी लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हम देंगे आपको। प्लस आपका जो लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल बाद कुछ डिजीज क्लेम होंगे, 6 साल बाद जो डिजीज क्लेम होंगे वो हम लोग नहीं कराएंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है, देखिए, हम लोग ये प्रेडिक्ट करना है कि अभी पॉलिसी कौन ले सकता है। तो ज़्यादा टारगेटेड कौन है? शादीशुदा लोग जो ऑलरेडी फैमिली सेट हुए हैं, या फिर आपके पेरेंट्स जो है उनको टारगेट करते हैं। बिकॉज आपको टारगेट करेंगे तो आप क्या बोलोगे? अभी तो हम जॉब पे भी नहीं लगे तो कैसे पॉलिसी ले, अर्निंग चालू ही नहीं हुआ, आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो। लेकिन इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ सिक्योरिटी, ठीक है? तो जो बिहेवियर पैटर्न है उस हिसाब से हमें करना है। यंग जनरेशन का बिहेवियर ऐसा है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आज कोरोना ने क्या किया है? सबको घर में लॉक कर दिया है, ठीक है? तो ये जो इंक्रीजिंग इंश्योरेंस रिस्क है
उसके हिसाब से हमें जाना है। इंश्योरेंस रिस्क यानी मेडिक्लेम रिस्क किसको ज़्यादा है, जिनका एज ज़्यादा है। लेकिन ऐसा टाइम में क्या होता है, देखिए आपने अभी पॉलिसी लिया नहीं है, 29 30 या फिर 22 18 आप ईयर्स के हो, 45 के जब होते हो तब आपको लगता है यार अभी मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन आपका जो डिजीज है, आपका जो बीमारी है, शायद होने वाला है या फिर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 45 एज में पॉलिसी परचेज किया है, 2 साल में आपको डायबिटीज हो गया, लेकिन कंपनी के रूल के हिसाब से वो 6 साल बाद ही आपको उसका कवर दे सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे दे सकते हैं। तो ये आपके लिए नुकसान हो गया। सो ये जो बाइंग बिहेवियर है, उस हिसाब से भी लोगों को जो इंश्योरेंस और हेल्थ केयर में काम करते हैं उनको ये डेटाबेस बताता है कि पैटर्न क्या है बाइंग बिहेवियर का और किनको टारगेट करना है किनको नहीं। प्लस फ्रॉडुलेंट क्लेम जो है उनको कम करना है। देखिए 22 साल की उम्र का कोई बंदा है, उसने पॉलिसी परचेज किया है एंड क्लेम करता है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो क्या वो सही में है? नहीं। वायरल फीवर के लिए वो क्लेम करता है तो वो एक्चुअल है? नहीं है। समझिए उसको कोरोना हुआ है, लेकिन उसने कोई अलग ही प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल लेकर आया, तो वो चेक करना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का उसमें सारे स्टैम्प्स है कि नहीं, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है और ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऐसे टाइप के लोग इस डेटाबेस है या इस डेटाबेस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग optimizes product design, balancing manufacturability and safety, improves shop floor scheduling and machine utilization। मैन्युफैक्चरिंग जब आप देखते हो तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन किन किन को पसंद है, कौन से डिज़ाइन ज़्यादा सेल्स होता है। मैन्युफैक्चरबिलिटी और सेफ्टी मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो आप करते हैं वो, प्लस जो आपका सेफ्टी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का सेफ्टी है, प्लस आपका जो प्रोडक्ट सेफ्टी है वो भी आपको देखना है। इम्प्रूव शॉप फ्लोर शेड्यूलिंग एंड मशीन यूटिलाइजेशन, शॉप फ्लोर का जो शेड्यूल है उसको भी इम्प्रूव करता है और मशीन का यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल कोई मशीन है जो दिन में 1000 यूनिट्स, 1000 मटेरियल्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। समझिए 10,000 यूनिट आप एज अ रॉ मटेरियल डालते हो, उसको फर्निश करके वो हर पूरे दिन में 1000 मटेरियल्स को कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको 10,000 आउटपुट चाहिए तो आपको कितने दिन में मिलेंगे और कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? जो आपका ट्रेंड है डेटाबेस का, उस हिसाब से वो आपको शेड्यूलिंग और मशीन का यूटिलाइजेशन पता चलेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि मशीन ने 1500 आउटपुट दे दिए, 2000 दिए बिकॉज मशीन का कैपेसिटी उस दिन ज़्यादा था, या फिर एक दिन मशीन को आराम देने के बाद इतना अच्छा उसने काम करना चालू किया, राइट। Medicines ranks successful therapies for different illnesses, predict drug efficiency, डिस्कवर्स न्यू ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट। ड्रग एफिकेसी देखते हैं और नए ड्रग्स का जो इन्वेंशन है उसका जो यूज़ है वो देखते हैं और वो कैसे ट्रीटमेंट को कैसे बीमारी को ट्रीटमेंट देता है। फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी ने अनाउंस किया था कि एक कोविड-19 यानी कोरोना के लिए बहुत अच्छा टैबलेट है, तो उसका सक्सेसफुल जो है वो चेक करेंगे अलग अलग थेरेपीज से, अलग अलग लोगों को वो टैबलेट देंगे जो समझिए 3 स्टेज के कोरोना पेशेंट्स है, जो नॉर्मल जिनका जो इफेक्ट है कोरोना का या फिर उसका जो बीमारी है कोरोना का वो नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा रिस्की लेवल में नहीं है। सेकंड मीडियम है, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कंपेयर टू फर्स्ट मॉडल। थर्ड है जो हाईली इन्फेक्टेड है, उनका जो तबीयत है बहुत ही बुरे कंडीशन में है या फिर बैड कंडीशन में है, तो इन लोगों को वो टैबलेट देंगे और उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे कि ड्रग ड्रग एफिकेसी कैसा था, ड्रग जो डिस्कवर किया है उसका ट्रीटमेंट जो हमने पेशेंट को दिया है वो कैसा रहा, अच्छा रहा कि नहीं रहा। बेसिकली उसका जो रैंकिंग होता है वो सक्सेसफुल पे होता है, सक्सेस हुआ तो वेल एंड गुड, अगर अनसक्सेसफुल है तो वो फिर से रिसर्च करेंगे और जो कमी है उसके हिसाब से वो फिर से काम करेंगे। तो ये डेटा माइनिंग से होता है कि कितने लोगों को टैबलेट दिया आपने, कितने लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, और उस हिसाब से हम वो फिर से रिफर्निश करेंगे टैबलेट को या फिर उसको और अच्छे से रिसर्च करके फिर से नया कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे। Oil and gas analyze seismic data for signs of underground deposits, prioritizes drilling locations, simulates underground flows to improve recovery। जब ऑयल एंड गैस के लिए आप डेटा यूज करेंगे तो सीस्मिक डेटा लेते हैं वो चेक करने के लिए कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स कितना है, ठीक है, वो एक ज़मीन में या पर्टिकुलर एरिया में कितने तेल डिपॉजिट है या कितना गैस उसके अंदर
डिपॉजिट है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करते हैं ड्रिलिंग लोकेशन को, ठीक है, कि हाई प्रायोरिटी वाले लोकेशंस कहाँ पे है, क्योंकि दो तीन स्पॉट है ए बी सी डी। डी स्पॉट इज वेरी प्रायोरिटी है, मतलब ए में आप ड्रिलिंग चालू करोगे तो शायद डी से बाय डिफॉल्ट ऑयल निकलना चालू होगा, तो सबसे पहले वो डी से हम काम चालू करेंगे, फिर रिवर्स या फिर सिस्टमेटिकली अलग अलग लोकेशंस में काम करेंगे। रिटेलिंग discerns buying behavior pattern, predicts how customers will respond to marketing campaigns। ठीक है, तो रिटेल जब आप करते हो या फिर रिटेलिंग आप करते हो तो आप बाइंग बिहेवियर पैटर्न चेक करते हो डेटा माइनिंग में, और प्रिडिक्ट करते हो कि कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसे रहेगा और उनका मार्केटिंग का कैंपेन जो है किस हिसाब से करना है। पिछले मानसून में आपने एक पर्टिकुलर टाइप का कैंपेनिंग किया, बहुत सारा सेल्स आया, तो इस मॉनसून सीजन में आपको सेम तरीके का करना है या फिर कोरोना के हिसाब से थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ आपको फिर से मार्केट में आना है, वो आपको डेटा माइनिंग बताता है। आई होप डेटा माइनिंग का एप्लीकेशन और यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से कैसा है क्या है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, नोट्स बनाने। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो नीचे, तुरंत अगर लगता है कि व्हाट्सएप में नहीं जाना है, तुरंत यहीं पे बात हो जानी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, नहीं तो मेल भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स।